नमस्कार। आज बात भारत की इकोनॉमी पर। देखिए, खबरें तो शानदार हैं। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जीडीपी 4 ट्रिलियन पार। हर तरफ नई ट्रेनें, एक्सप्रेसवे, डिजिटल पेमेंट्स की धूम है। बिल्कुल, ये आंकड़े वाकई प्रभावशाली हैं। एक सकारात्मक माहौल दिखता है। हाँ, पर आज हमें जो कुछ पढ़ने को मिला वो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये जो तरक्की दिख रही है, ये आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही महसूस हो रही है? क्या लाइफ सच में बेहतर हुई है? यही यही विरोधाभास आज की चर्चा का मुद्दा है। कुछ स्टडीज इशारा करती हैं कि एक तरफ तो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ बुनियादी चीजों में शायद हम अब भी थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तो इन्हीं स्रोतों के आधार पर आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इसके पीछे जमीनी हकीकत क्या है, और क्या हम वाकई उस मिडिल इनकम ट्रैप के जाल में फंसने का खतरा उठा रहे हैं जिसका जिक्र मिलता है। हाँ, ये मिडिल इनकम ट्रैप वाली बात महत्वपूर्ण है। देखिए, इन स्रोतों में भारत को देखने का एक अलग नजरिया दिया गया है, 3 टियर्स में बांटकर। 3 टियर्स? अच्छा, ये क्या है? पहला है टियर 1। ये वो हिस्सा है जो पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर चलाता है। सोचिए, बड़े शहरों में स्टारबक्स की कॉफी, वीवर्क जैसे कोवर्किंग स्पेस या फिर अर्बन क्लब जैसी ऐप बेस्ड सर्विसेज घर बैठे। हाँ, मतलब एकदम मॉडर्न विकसित दुनिया वाला अनुभव, बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का। एग्जैक्टली, आराम, सुविधा, सब कुछ। लेकिन जैसे ही लोग इस टियर 1 से बाहर निकलकर टियर 2 में आते हैं। टियर 2? ये कौन सा हुआ? ये वो है जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारी सड़कें, फुटपाथ, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कूड़ा उठाना, बिजली सप्लाई। स्रोत कहते हैं कि यहां आते ही ना अनुभव एकदम बदल जाता है। अच्छा, कैसे? मतलब अव्यवस्था दिखती है? हाँ बिल्कुल, जैसे बैंगलोर का ट्रैफिक जैम याद कीजिए, घंटों फंसे रहना, या मुंबई में फुटपाथ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। यहाँ सिस्टम अक्सर चरमराता हुआ सा नजर आता है। समझ गया। और फिर तीसरा टियर कौन सा है? टियर 3 ये वो दायरा है जहां सिर्फ सरकार का ही कंट्रोल है। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, नगरपालिका की सर्विसेज। हाँ, वो अच्छा। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी इस टियर 3 से जितना बच सके उतना बचने की कोशिश करता है। मतलब क्यों? देखिए, अदालतों में प्रॉपर्टी के केस 20-25 साल चल जाते हैं। पुलिस पर भरोसे की कमी की बातें भी आती हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर। ये वो हकीकत है जो बड़े आर्थिक आंकड़ों में छिप जाती है। बाप रे, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे एक ही देश में 3 अलग अलग दुनिया चल रही हैं। टियर 1 की चमक और टियर 2 और 3 की मुश्किलें। बिल्कुल। और ये सिर्फ रोजमर्रा की परेशानी की बात नहीं है। स्रोत इसे सीधे सीधे मिडिल इनकम ट्रैप के लक्षण के तौर पर देख रहे हैं। मिडिल इनकम ट्रैप, ये बार बार आ रहा है। मलेशिया का उदाहरण भी दिया गया है शायद। जी हाँ, मलेशिया का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है यहाँ। वो देश सस्ते लेबर के दम पे काफी आगे बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग हब बना। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वहां मजदूरी बढ़ी और उन्होंने इनोवेशन पर, मतलब नई चीजें बनाने पर, R&D पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो वो अटक गए। ना तो वो सस्ते रह गए क्योंकि दूसरे देश उनसे सस्ता लेबर देने लगे, और न ही वो इतने इनोवेटिव बन पाए कि महंगी चीजें बना के मुकाबला कर सके। वहीं फंस गए बीच में। तो ये है मिडिल इनकम ट्रैप। और इसकी तुलना शायद दक्षिण कोरिया से की गई है। हाँ बिल्कुल, दक्षिण कोरिया जो कभी मलेशिया से भी गरीब था। कमाल की बात है, उन्होंने क्या किया, स्रोतों के अनुसार एक पूरी पीढ़ीगत रणनीति बनाई। पीढ़ीगत रणनीति? कैसे? पहली पीढ़ी ने सिर्फ मेहनत की, मजदूरी। दूसरी पीढ़ी ने पढ़ाई पर जोर दिया, खासकर स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। वो इंजीनियर्स बने, मैनेजर्स बने। अच्छा। और तीसरी पीढ़ी ने किया इनोवेशन। उन्होंने सैमसंग, ह्युंडे जैसे ग्लोबल ब्रांड खड़े कर दिए। उन्होंने अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 5%, R&D पर लगाया। नई खोज, नए प्रोडक्ट्स पर। 5% R&D पर? और भारत का कितना है? यही चिंता की बात है। जैसा स्रोतों में बताया गया है, भारत का R&D खर्च जीडीपी का सिर्फ, अंदाजा लगाइए, शायद 1%? नहीं, उससे भी कम, महज 0.7%। सिर्फ 0.7%? ये तो बहुत ही कम है कोरिया या चीन के मुकाबले। जी, और यही कुछ बड़ी चिंताएं हैं जो ये स्रोत उठाते हैं। पहला तो यही इनोवेशन डेफिसिट। दूसरा, एजुकेशन ट्रैप। एजुकेशन ट्रैप मतलब हमारे यहाँ तो इतने सारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल। निकलते हैं, पर कितनों में वो स्किल्स हैं जो आज के जॉब मार्केट को चाहिए? डिग्री तो है,
पर शायद काम उस लायक नहीं मिल रहा। अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं। काबिलियत है इंजीनियर की, काम कर रहे हैं शायद क्लर्क का। ये एक बड़ा ट्रैप है। बात तो सोचने वाली है। और तीसरी चिंता? तीसरी चिंता है मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया पर इतना जोर है, लेकिन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा पिछले कई सालों से लगभग 15 से 17% पर ही अटका हुआ है। मतलब बढ़ नहीं रहा। हाँ, स्थिर सा है। जबकि हमें अपनी बड़ी युवा आबादी, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, उसका फायदा उठाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की जरूरत थी। शायद हम सस्ते लेबर का फायदा भी पूरी तरह नहीं उठा पा रहे। और इन स्रोतों में शहरी ढांचे पर भी कुछ कहा गया है, नगर पालिकाओं के बारे में। हाँ, ये भी एक अहम बिंदु है। कहा गया है कि राजनेता शायद शहरी बुनियादी ढांचे को उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए। और नगर पालिकाओं की हालत तो मतलब न उनके पास वित्तीय शक्ति है, न राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है कई बार, और न ही कोई खास जवाबदेही तय होती है। शहर अगर ठीक नहीं होंगे तो इनोवेशन कहाँ से पनपेगा? सही बात है। तो फिर रास्ता क्या है? कोरिया के मॉडल से क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, स्रोत एक 3I फ्रेमवर्क का सुझाव देते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश तो जरूरी है ही, साथ में इन्फ्यूजन मतलब बाहर की टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपनाना नहीं, उसे बेहतर बनाना, अपने हिसाब से ढालना। और तीसरा सबसे जरूरी, इनोवेशन यानी खुद नई चीजें, नई तकनीक ईजाद करना। इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन, इनोवेशन, 3I। जी, ताकि हम सिर्फ सस्ते लेबर वाले देश बनकर ना रह जाएं, बल्कि वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ें, ज्ञान आधारित, तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था बने। और हाँ, शहरी गवर्नेंस में सुधार तो करना ही होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बेशक एक मील का पत्थर है, एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये स्रोत हमें आईना दिखा रहे हैं कि जमीनी हकीकत, आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता और भविष्य की राह वो कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल, ये टियर 1 की जो चमक है वो अपनी जगह है, लेकिन टियर 2 और 3 की जो चुनौतियां हैं वो वास्तविक हैं। सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों से पूरी कहानी पता नहीं चलती। और अगर हमने इनोवेशन, बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन और शहरों को ठीक करने पर ध्यान नहीं दिया तो मलेशिया की तरह मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का खतरा बना रहेगा, जैसा ये स्रोत बार बार चेता रहे हैं। तो अंत में यही सवाल बचता है कि ये जो आर्थिक तरक्की हो रही है, इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक, हर कोने तक कैसे पहुंचे? हम सिर्फ आंकड़ों में आगे बढ़ने की बजाय सच में एक बेहतर जीवन स्तर, एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं सबके लिए? इस पर वाकई और गहराई से सोचने की जरूरत है। सही कहा, ये सवाल हम सबके लिए है।